दोस्तों आज हम बात करेंगे दक्षिण एशिया के सबसे छोटे देश की, जो कि हिंद महासागर में 1000 छोटे छोटे आइलैंड से बना है। लेकिन हिंद महासागर में इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से ही ये देश भारत और चीन के टग ऑफ वॉर में शामिल हो चुका है। हम बात कर रहे हैं खूबसूरत आइलैंड और नीले समुद्र वाले देश मालदीव की, जो कि टूरिस्ट को हमेशा अट्रैक्ट करता है। ये खूबसूरत देश घूमना आपका सपना हो सकता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश हमारे प्यारे भारत की सुरक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण है? इसलिए इस देश पर आने वाले हर खतरे को भारत अपनी जिम्मेदारी समझता है। जब मालदीव एक बार संकट में फंसा तो भारत ने ऑपरेशन कैक्टस चलाकर देश को बहुत बड़े संकट से बचा लिया। तो चलिए आज की वीडियो में आपको बताते हैं ऑपरेशन कैक्टस के बारे में। 3 नवंबर 1988 के दिन भारतीय सेना ने पहली बार विदेशी धरती पर कुछ ऐसा कमाल किया कि पूरी दुनिया ने भारत का लोहा मान लिया। म्यांमार के तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल गयूम ने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी तक एक इमरजेंसी संदेश भेजा, जिसके तुरंत बाद ही भारत सरकार हरकत में आती है। मालदीव में ऑपरेशन चलाने के लिए रणनीति बनाई जाती है, लेकिन हमारे पास वहां का नक्शा भी उपलब्ध नहीं था, जिसके बाद टूरिस्ट मैप के सहारे रणनीति तैयार की जाती है। इमरजेंसी संदेश के लगभग 9 घंटे के अंदर ही भारतीय कमांडो मालदीव की धरती पर पहुंच चुके थे। भारतीय पैराशूट ब्रिगेड के 300 जवान आगरा छावनी से हुल-हुले एयरपोर्ट पर पहुंचे। एयरपोर्ट संयोग से तब तक उग्रवादियों के कब्जे में नहीं था। भारतीय विमानों के पहुंचने तक रात हो चुकी थी। 2 टीम बनाई गई। एक टीम को एयरपोर्ट को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी दी गई, वहीं दूसरी टीम को राजधानी माले को आजाद कराने और राष्ट्रपति को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन लोकल बोट्स में भारतीय जवान माले पहुंचे, जहां पहुंचने के बाद ये टीम भी 2 भागों में बंट गई। एक टीम राष्ट्रपति की खोज में निकली, वहीं दूसरी टीम उग्रवादियों की खोज में निकली। भारतीय जवान सावधानी से आगे बढ़कर उग्रवादियों का मुकाबला कर रहे थे और जीत रहे थे, और आधी रात तक माले का मुख्य तट सुरक्षित हो चुका था। माले के ऊपर भारतीय वायुसेना के विमान मिराज उड़ान भरने लगे थे, जिससे उग्रवादियों के मनोबल पस्त हो रहे थे। रात के 2:15 बजे तक एक टीम वहां के राष्ट्रपति तक पहुंच गई थी। 4 नवंबर सुबह 4 बजे तक उनके सुरक्षित होने की खबर तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी तक पहुंचा दी गई। अभी ऑपरेशन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। जब उग्रवादियों को ये लगा कि वो भारतीय सेना का मुकाबला नहीं कर सकते, तो उन्होंने एक जहाज को बंधक बना लिया और उससे भागने लगे। उग्रवादियों ने कई नागरिकों को बंधक बना लिया, जिसमें मालदीव के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और उनकी पत्नी भी शामिल थी। जैसे ही भारतीय सेना को जहाज के बंधक बनाए जाने की खबर मिली, जवानों ने गोलियां दागी, लेकिन जहाज फायरिंग रेंज से बाहर हो चुका था। ये जहाज मालदीव की सरकारी शिपिंग कंपनी का था, जिसके कप्तान थे जयदेवन। उग्रवादियों ने धमकाया कि अगर वो उनके कहे अनुसार नहीं चले तो उसे मार दिया जाएगा। 70-80 उग्रवादियों को लेकर जहाज समुद्र में आगे बढ़ने लगा। उग्रवादी जहाज को सुमात्रा लेकर जाना चाहते थे, लेकिन तब तक उसकी बातचीत श्रीलंका सरकार के साथ होती है, जिसमें वहां के पश्चिमी तट पर जहाज ले जाने की अनुमति मिल जाती है। भारतीय नौसेना के INS गोदावरी और INS बेतवा उग्रवादियों का पीछा कर रहे थे। इस बीच भारत सरकार को एक गुप्त रिपोर्ट मिलती है, जिसमें यह खबर थी कि श्रीलंका पहुंचते ही उग्रवादियों के जहाज को डुबो दिया जाएगा, क्योंकि उसमें तमिल विद्रोही सवार थे। भारतीय जवान चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि इस जहाज में मालदीव के निर्दोष नागरिक भी थे। उग्रवादियों का पीछा करने के साथ साथ भारतीय जवान उनसे बातचीत भी कर रहे थे, लेकिन उग्रवादी आत्मसमर्पण को तैयार नहीं थे। श्रीलंका करीब था और उग्रवादी बातों से नहीं मान रहे थे, जिसके बाद 7 नवंबर 1988 को आखिरी रास्ता अपनाया गया। INS गोदावरी से एक हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी और अगवा जहाज पर मरीन कमांडो को उतार दिया गया। जहाज पर फायरिंग की गई, जिसमें कई उग्रवादी मारे गए। क्रॉस फायरिंग में कुछ क्रू मेंबर्स की भी जान गई। मालदीव के मंत्री के पैर में गोली लगी, जिन्हें इलाज के लिए भारत भेज दिया गया। इस कार्रवाई में 19 से अधिक उग्रवादी मारे गए। जहाज में बचे हुए उग्रवादियों ने सरेंडर कर दिया। इस लड़ाई में पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके जहाज को समुद्र में डुबो दिया गया। इस पूरे ऑपरेशन में भारतीय जवान पूरी तरह सुरक्षित रहे। आजादी के बाद पहली बार में विदेशी धरती पर भारतीय जवान ने सफल ऑपरेशन किया। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों ने भारत की तारीफ की। हालांकि श्रीलंका ने इसका कड़ा विरोध किया। आखिर उग्रवादियों का क्या उद्देश्य था कि उसने मालदीव की राजधानी माले को अपने कब्जे में लिया था और वहां के राष्ट्रपति तक को अपने कब्जे में लेना चाहते थे। इसे समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे ले जाते हैं।
मालदीव को अंग्रेजों से 1965 में आजादी मिली थी, जिसके 3 साल बाद वहां पर जनमत संग्रह होता है, जहां जनता ने 850 साल बाद राजतंत्र की जगह लोकतंत्र को चुना। इब्राहिम नसीर वहां के पहले राष्ट्रपति बनते हैं। जनता ने जिन उम्मीदों के साथ उन्हें अपना राष्ट्रपति बनाया था, उन उम्मीदों पर वो बिल्कुल खरे नहीं उतरे। राजनीतिक विवाद और आर्थिक मसले ने वहां गंभीर रूप ले लिया, जिसके बाद नसीर देश का पैसा लेकर सिंगापुर भाग गए। मामून अब्दुल गयूम देश के दूसरे राष्ट्रपति बनते हैं। गयूम ने 1978 में गद्दी संभाली, लेकिन उनके 2 साल बाद ही उनका तख्ता पलट करने की असफल कोशिश की गई। इसके पीछे थे पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम नसीर, जिन्होंने देश तो छोड़ दिया था, लेकिन यहाँ उनका कब्जा करने का सपना बाकी रह गया था। 1983 में एक बार फिर तख्ता पलट की कोशिश की गई, लेकिन इस बार भी विद्रोह नाकाम रहे। 1988 में विद्रोह पूरी तैयारी के साथ आए थे। इसके लिए श्रीलंका की प्लानिंग बनी, जिसे अंजाम देने का समय था 3 नवंबर 1988 को। पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नसीर इस साजिश के पीछे से शामिल थे, लेकिन इस प्लानिंग को मुख्य रूप से आगे बढ़ा रहे थे 2 चेहरे। पहले थे श्रीलंका के तमिल विद्रोही संगठन पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल ईलम यानी प्लोटे का नेता माहेश्वरन और एक बिजनेसमैन अब्दुल्ला लतुफी। माहेश्वरन लिट्टे प्रमुख प्रभाकरण का लेफ्टिनेंट हुआ करता था, वहीं लतुफी पूर्व राष्ट्रपति नसीर का करीबी था। लतुफी मालदीव का ही नागरिक था और वह श्रीलंका में अपना बिजनेस करता था। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर तख्ता पलट सफल हो जाता तो प्लानिंग के अनुसार लतुफी को राष्ट्रपति बनाया जाता और बाकी उग्रवादियों को पूरा देश मिल जाता, जिसमें उन्हें ड्रग्स, गोल्ड और हथियारों की तस्करी करने का पूरा खुला रास्ता मिल जाता। माहेश्वरन को इसके लिए एक मोटी रकम मिली थी। 3 नवंबर 1988 से 2 दिन पहले 1 नवंबर की तारीख को ही लतुफी और हथियारबंद उग्रवादियों ने मछली पकड़ने वाली 2 बोट को अपहरण कर लिया था। इसी में सवार होकर वे माली की ओर चल पड़े। 3 नवंबर को टूरिस्ट के रूप में पहुंचे इन घुसपैठियों ने मालदीव की राजधानी पर 2 तरफ से हमला बोला। एक गुट रेडियो और टेलीकम्युनिकेशन सेंटर की ओर बढ़ा, दूसरा गुट राष्ट्रपति की तलाश में निकला। बताया जाता है कि उग्रवादी सीधे एनएसएस के हेडक्वार्टर जा धमके। तब यही मालदीव की मुख्य सुरक्षा एजेंसी थी। राष्ट्रपति गयूम को खतरे का अंदेशा होते ही वो सुरक्षित स्थान पर जा छिपे। उनकी ओर से श्रीलंका, सिंगापुर, पाकिस्तान, ब्रिटेन, अमेरिका, भारत को इमरजेंसी मैसेज भेजे गए, लेकिन भारत को छोड़कर सभी देशों ने सहायता करने से इनकार कर दिया। इस ऑपरेशन के बाद भी मालदीव की सुरक्षा के लिए 150 जवान वहीं पर तैनात रहे। दोनों देशों के रिश्ते इस ऑपरेशन के बाद हमेशा के लिए बेहतर हो गए। शुरुआत में ही हमने आपको बताया था कि मालदीव भारत की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, तो चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर मालदीव भारत के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। मालदीव हिंद महासागर में डिप्लोमेटिक रूप से काफी महत्वपूर्ण जगह पर है। ये हमारे लक्षद्वीप समूह से महज 700 किलोमीटर दूर है। मालदीव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जहाज मार्ग के बगल में, जिससे होकर चीन, जापान और भारत जैसे कई देशों को ऊर्जा की सप्लाई की जाती है। भारत का करीब 97% इंटरनेशनल बिजनेस इंडियन ओशन के द्वारा ही होता है, इसलिए इस रास्ते को सेव करना भारत के लिए हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है। इंडियन ओशियन के एरिया में 40 से ज्यादा देश और दुनिया के करीब 40% आबादी रहती है। चीन ने एंटी पायरेसी मिशन के नाम पर हिंद महासागर के अदन की खाड़ी तक अपने नौसैनिक जहाज भेजने शुरू कर दिए हैं। इन कारणों से मालदीव का इंपॉर्टेंस पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर बढ़ता जा रहा है। चीन का मालदीव के साथ बढ़ता आर्थिक सहयोग भी हमेशा से भारत के लिए चिंता की बात रही है। मालदीव के विदेशी कर्ज में 70% हिस्सा चीन का हो गया है, जिससे वहां चीन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। मालदीव में करीब 25,000 भारतीय रहते हैं, जो वहां रहने वाले विदेशियों में भारतीयों का दूसरा स्थान है। दक्षिण एशियाई देशों का संगठन सार्क के सदस्य मालदीव भी हैं। भारत इस संगठन का अगुवा देश है, इसीलिए भी भारत के लिए मालदीव महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर भारत और मालदीव के ताजा रिलेशन की बात करें तो इसमें समय समय पर उतार चढ़ाव देखने को मिलता रहता है। साल 2018 से पहले वहां पर अब्दुल्ला यामीन राष्ट्रपति थे, जो पूरी तरह से चीनी समर्थक थे। यामीन वहां पर तानाशाह बनने की ओर अग्रसर थे। उन्होंने वहां विपक्षी पार्टियों के प्रमुख नेताओं और जजों को जेल में डाल दिया था। 2018 में हुए चुनाव में वहां पर अब्दुल यामीन को इब्राहिम सोली ने चुनाव में हरा दिया। इब्राहिम सोली जब से राष्ट्रपति बने तब से एक बार फिर भारत और मालदीव दोनों देशों का रिश्ता बेहतर हो गया है। हालांकि पूर्व राष्ट्रपति यामीन अभी भी विपक्ष में बैठकर चीनी एजेंडा पर चलते हुए इंडिया गो बैक के नारे लगा रहा है। इसके पीछे मालदीव में भारत की बढ़ती सक्रियता को बताया जा रहा है। मालदीव के राष्ट्रपति ने इन विरोध प्रदर्शनों पर कहा कि हमारे लिए हमेशा से इंडिया फर्स्ट रहा है। दोस्तों, आप ऑपरेशन कैक्टस के बारे में क्या सोचते हैं? भारत द्वारा विदेशी धरती पर किए गए किसी और ऑपरेशन के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।